ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सनातन ज्ञान की शुरुआत किसी कमी से नहीं होती, बल्कि इस गहरे एहसास से होती है कि सब कुछ पहले से ही पूर्ण है। पिछले कुछ समय से, जब से हमने षोडश नित्या तंत्र के 16 चरणों पर बात की है, तब से बहुत बहुत गहरे सवाल आ रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखे हैं। कई श्रोताओं ने पूछा है कि हर नित्या से जुड़े यंत्र का क्या मतलब है, या फिर ये जो ज्यामितीय आकार हैं, ये हमारे मन और भावनाओं पर असर कैसे डाल सकते हैं। और ये बहुत ही जायज सवाल है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक तरफ हम सुनते हैं कि यंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं, और दूसरी तरफ इनके चारों ओर इतना रहस्य क्यों है, इतनी गोपनीयता क्यों है। सच क्या है? क्या ये कोई जादू है, मनोविज्ञान है, या कुछ और ही है? और एक बात हम शुरू में ही साफ कर दें, आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये किसी अभ्यास या अनुष्ठान के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन है एक समझ विकसित करना। हम यंत्र के पीछे के दर्शन और उसके मनोविज्ञान में उतरेंगे, उसकी उपयोग विधि में नहीं। और ये सवाल वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ सतही जिज्ञासा नहीं है, ये गहरी खोज का संकेत है। जब कोई ये पूछता है कि एक आकार मन को कैसे बदल सकता है, तो वो एक तरह से चेतना की प्रकृति के बारे में ही पूछ रहा है। सही बात है। तो चलिए आज इस विषय की परतों को खोलते हैं। तो चलिए सबसे आम धारणा से ही शुरू करते हैं। जब लोग यंत्र शब्द सुनते हैं, तो उनके दिमाग में अक्सर कोई ताबीज, कोई जादुई वस्तु, हाँ, या इच्छा पूरी करने वाला कोई उपकरण। बिल्कुल। क्या ये सही है? मतलब स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, और इसे सबसे पहले दूर करना बहुत जरूरी है। जो स्रोत हमारे पास है, वे बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि यंत्र कोई जादुई चिराग नहीं है। अच्छा। ये ना तो कोई इच्छा पूर्ति का शॉर्टकट है, और ना ही कोई ऐसी चीज जिसे बस घर में रखने भर से सब ठीक हो जाएगा। इन धारणाओं के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो अगर यंत्र ये सब नहीं है, तो फिर वो है क्या? यहाँ पर स्रोतों एक ऐसी बात कहते हैं जो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। बताइए। वो कहते हैं कि यंत्र चेतना की ज्यामिति है, अ ज्योमेट्री ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना की ज्यामिति? हाँ, जरा इस विचार की गहराई को समझिए। इसका मतलब ये है कि हमारी चेतना, जिसे हम अक्सर कुछ निराकार, बिना रूप का समझते हैं, उसका भी एक ढांचा, एक ब्लूप्रिंट होता है। वाह! और यंत्र उस ब्लूप्रिंट का नक्शा है। चेतना का ब्लूप्रिंट? ये सुनने में बहुत गहरा है। क्या आप इसे थोड़ा और आसान बना सकती हैं? जरूर। आप सोचिए, भाषा क्या करती है? वो हमारे अनगिनत बिखरे हुए विचारों को शब्दों और वाक्यों में ढालकर एक संरचना देती है। सही है। बिना भाषा के विचार सिर्फ एक धुंधलाकार हैं, है ना? हाँ। ठीक उसी तरह यंत्र हमारी निराकार अवेयरनेस को, हमारी फॉर्मलेस अवेयरनेस को एक ज्यामितीय संरचना, एक रूप देता है। अच्छा। ये हमारी चेतना को देखने, समझने और उसके साथ काम करने का एक विजुअल टूल है। इसीलिए यंत्र का चिंतन किया जाता है, कॉन्टेम्पलेशन किया जाता है, ताकि व्यक्ति अपने ही मन के ब्लूप्रिंट को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख सके। मतलब ये बाहर से कुछ पाने के लिए नहीं है? बिल्कुल, ये भीतर जो पहले से मौजूद है उसे पहचानने के लिए है। वाह, ये तो कमाल की बात है। क्योंकि आमतौर पर लोग इन 4 शब्दों मूर्ति, मंत्र, यंत्र, तंत्र को एक ही चीज समझ लेते हैं, या हाँ, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इनके बीच इतना साफ और इतना गहरा अंतर हो सकता है। बिल्कुल, और ये भ्रम बहुत स्वाभाविक भी है, लेकिन इन लेखों में इनके बीच का अंतर बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। ये चारों असल में चेतना के अनुभव के 4 अलग-अलग आयामों को छूते हैं। तो ये 4 आयाम क्या हैं? सबसे पहले है मूर्ति। मूर्ति हमें भाव देती है, एक इमोशनल कनेक्शन। अच्छा। जब हम किसी देवता की मूर्ति देखते हैं, तो हमारे अंदर श्रद्धा, प्रेम या शांति का भाव जागता है। ये दिल का रास्ता है। ठीक है। फिर आता है मंत्र। मंत्र नाद या कंपन पर काम करता है। ध्वनि पर? हाँ, ये ध्वनि के जरिए हमारे मन की ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करता है। ये ऊर्जा का रास्ता है। और यंत्र? इसके बाद है यंत्र, जो आकार या संरचना देता है। ये हमारी जागरूकता को एक ढांचा देता है, जैसा हमने अभी बात की। ये बुद्धि और धारणा का रास्ता है। और आखिरी तंत्र? और आखिर में है तंत्र। तंत्र वो रूपरेखा या वो सिस्टम है जो बताता है कि ये तीनों
मूर्ति, मंत्र और यंत्र एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। अच्छा, तंत्र वो विज्ञान है जो इन सभी को एक साथ पिरोता है। तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं तो ये चेतना तक पहुंचने के 4 अलग-अलग रास्ते हैं। मूर्ति भाव के जरिए, मंत्र आवाज के जरिए, यंत्र आकार के जरिए और तंत्र इन सबको एक साथ लाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए। क्या ये कहना ठीक होगा? ये समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये स्रोत बताते हैं वो ये है कि इनमें से कोई भी अकेले पूरा नहीं है। खास तौर पर यंत्र आंतरिक परिपक्वता यानी इनर मैच्योरिटी के बिना अधूरा है। जब तक मन में खास स्तर की स्थिरता और स्पष्टता नहीं होती, तब तक यंत्र की ज्यामिति अपना पूरा अर्थ प्रकट कर ही नहीं सकती। मतलब ये एक बीज की तरह है। बिल्कुल। अगर जमीन तैयार नहीं है तो बीज अंकुरित नहीं होगा। यही वजह है कि इस ज्ञान को पारंपरिक रूप से इतनी सावधानी से दिया जाता था। ठीक है, तो यंत्र चेतना का नक्शा है, कोई जादुई चिराग नहीं। ये बात अब समझ में आ रही है। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल है और शायद बहुत से श्रोताओं के मन में भी होगा। पूछिए। सिर्फ एक ज्यामितीय डिजाइन को देखने से मन पर इतना गहरा असर कैसे हो सकता है? ये सुनने में थोड़ा अंधविश्वास जैसा लगता है। हाँ। क्या ये सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट नहीं हो सकता? मतलब क्या यंत्र इसलिए काम करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि वे काम करेंगे? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब अंधविश्वास में नहीं बल्कि मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस में छिपा है। अच्छा। इसे समझने के लिए हम न्यूरोसिम्बोलिज्म शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनने में भारी लगता है पर हम सब इसका अनुभव रोज करते हैं। जैसे एक ट्रैफिक की लाल बत्ती देखते ही हमारा पैर अपने आप ब्रेक पर चला जाता है। सोचना भी नहीं पड़ता। या किसी कंपनी का लोगो देखते ही हमें उसके प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी और उससे जुड़ी सारी भावनाएं याद आ जाती हैं। सही बात है। इन आकृतियों और हमारे दिमाग के बीच एक सीधा, बिना सोचे समझे वाला कनेक्शन बन चुका है। हमारा दिमाग प्रतीकों यानी सिंबल्स की भाषा में सोचता है। यंत्र इसी सिद्धांत को चेतना के सबसे गहरे स्तर पर ले जाता है। तो आप कह रही हैं कि यंत्र मन के लिए एक बहुत ही एडवांस सिंबल है। बिल्कुल। ये कोई साधारण प्रतीक नहीं है। इसे हजारों सालों के ध्यान और चेतना के अध्ययन के बाद डिजाइन किया गया है। जब हमारा मन बिखरा हुआ होता है तो हमारी मानसिक ऊर्जा 100 अलग-अलग दिशाओं में बह रही होती है। लेकिन जब हम अपनी पूरी अटेंशन एक सममित, एक सिमेट्रिकल और बैलेंस्ड ज्यामिति यानी यंत्र पे केंद्रित करते हैं तो वो ऊर्जा एक जगह इकट्ठा होने लगती है। हाँ, यंत्र की रेखाएं, त्रिकोण, वृत्त और बिंदु हमारे दिमाग के गहरे हिस्सों से संवाद करते हैं। ये हमारे डर के पैटर्न्स, हमारी भावनात्मक यादें और हमारे मानसिक भटकाव को शांत करता है। अच्छा। ये एक तरह से दिमाग के लिए डीफ्रैगमेंटेशन प्रक्रिया जैसा है जो बिखरी हुई फाइलों को व्यवस्थित कर देती है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही संरचित मानसिक व्यायाम है। ठीक है, अब बात और साफ हो रही है। अगर ये इतना शक्तिशाली है, एक तरह से हमारे मानसिक ऑपरेटिंग सिस्टम से सीधे बात करने का एक तरीका, तो अब मुझे वो गोपनीयता और वो रहस्य समझ में आने लगा है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और यही वो बिंदु है जहां ज्ञान की जिम्मेदारी का सवाल उठता है। इन किताबों में एक बहुत दिलचस्प तर्क दिया गया है। वे कहते हैं कि यंत्र चेतना के उपकरण है। ये कोई आकस्मिक जानकारी या कैजुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है। उपकरण? हाँ, इसे एक सर्जन के औजार, एक स्कैल्पल की तरह समझिए। एक कुशल सर्जन के हाथ में ये जीवन बचाता है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जिसे इसका ज्ञान नहीं, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। जब आप कहती हैं कि ये खतरनाक हो सकता है या विकृत करने वाला बन सकता है, ये बहुत मजबूत शब्द हैं। इसका असल में क्या मतलब है? क्या हम अहंकार के बढ़ने की बात कर रहे हैं या किसी और गहरे मनोवैज्ञानिक खतरे के? दोनों ही। बिना मनोवैज्ञानिक तैयारी, नैतिक आधार और सही मार्गदर्शन के ये ज्ञान मुक्ति देने के बजाय कई तरह से विकृत हो सकता है। कैसे? पहला, ये अहंकार को बढ़ा सकता है। व्यक्ति को लग सकता है कि उसके पास कोई खास शक्ति आ गई है और वो ज्ञान के बजाय शक्ति के खेल में उलझ जाता है। अच्छा। दूसरा, और जो ज्यादा खतरनाक है, ये मन को और भी ज्यादा खंडित या फ्रैगमेंटेड कर सकता है। हाँ।
अगर व्यक्ति की नींव मजबूत नहीं है तो चेतना की गहरी अवस्थाओं का अनुभव उसे स्थिर करने के बजाय अस्थिर कर सकता है। मतलब ज्ञान की जगह भय ले सकता है। हाँ, और यही कारण है कि तंत्र को हमेशा गुरु शिष्य परंपरा में ही दिया जाता था, जहाँ गुरु पहले शिष्य की तैयारी और उसकी परिपक्वता को सालों तक परखते थे। तो इसी जिम्मेदारी की वजह से स्रोत इस विषय पर अपनी सीमाओं को लेकर इतने स्पष्ट हैं। हाँ, और उनकी ये ईमानदारी काबिले तारीफ है। उनका साफ कहना है कि यहाँ हमारा मकसद दर्शन और मनोविज्ञान को समझना है, किसी भी तरह की प्रक्रिया या मंत्र सिखाना नहीं। जैसा कि स्रोत में साफ लिखा है, और मैं इसे शब्दशः कहना चाहूंगी, सनातन परंपरा में यंत्र ज्ञान को कभी भी अलग थलग तकनीकों के रूप में प्रसारित नहीं किया गया है। चरण विशेष या यंत्र विशेष अनुप्रयोगों को हमेशा आधार, जीवन संदर्भ और मार्गदर्शन के साथ साझा किया जाता था। इसलिए ये स्थान निर्देश पर नहीं बल्कि समझ पर केंद्रित है। और वो अपने इस रुख को बहुत खूबसूरती से समझाते भी हैं। उनका निष्कर्ष है, यह प्रतिबंध नहीं है, ये जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जिम्मेदारी। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा के सार को समेटें, तो जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है वो ये है कि यंत्र इसलिए काम नहीं करते कि वे अपने आप में जादुई हैं, नहीं, बल्कि वे इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनके माध्यम से हमारा ध्यान परिष्कृत यानी रिफाइंड हो जाता है। आपने एकदम सही समझा। इन लेखों में एक बहुत सुंदर सूत्र का उल्लेख है, यत्र ध्यानम तत्र शक्ति। यत्र ध्यानम तत्र शक्ति। इसका ना सीधा सा मतलब है, जहां आपका ध्यान टिकता है, आपकी जीवन ऊर्जा वहीं बहने लगती है। हमारा ध्यान आमतौर पर 100 दिशाओं में बिखरा रहता है। हाँ, बिल्कुल। यंत्र उस बिखरे हुए ध्यान को एक बिंदु पर ले आता है। ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है, जो सूरज की बिखरी हुई किरणों को एक जगह इकट्ठा करके आग पैदा कर सकता है। और जब ध्यान पूरी तरह से परिष्कृत हो जाता है, तब क्या होता है? जब हमारा बिखरा हुआ ध्यान एक जगह टिकने लगता है, तो उसमें एक सफाई, एक रिफाइनमेंट आ जाता है। और स्रोत कहते हैं कि यही ठहरा हुआ साफ ध्यान आगे चलकर जागरूकता यानी प्योर अवेयरनेस बन जाता है। शक्ति का लक्ष्य जागरूकता में बदलना है। हाँ, और ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। लक्ष्य कोई नई शक्ति हासिल करना नहीं है या बाहर से कुछ पाना नहीं है। लक्ष्य उस पूर्णता को महसूस करना है जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। हमारा मन और हमारी धारणाएं उस पूर्णता पर पड़ी धूल की परतों की तरह हैं। अच्छा, यंत्र उन परतों को साफ करने का, हमारी दृष्टि को साफ करने का एक माध्यम मात्र है, ताकि हम उस पूर्णता को देख सकें जो हमेशा से थी, है और रहेगी। स्रोत एक आशीर्वाद के साथ समाप्त होते हैं, आपकी जिज्ञासा स्पष्टता में परिपक्व हो। बहुत सुंदर। तो आज के श्रोताओं के लिए अंतिम विचार ये है, जानकारी के इस युग में जहां हर तरह का ज्ञान एक क्लिक पर उपलब्ध है, ज्ञान की तलाश और सिर्फ तकनीकों को इकट्ठा करने की होड़, इनके बीच की रेखा कहाँ खींची जा सकती है? ये बहुत जरूरी सवाल है। ज्ञान का पीछा करने के बजाय उसे तभी प्रकट होने देने का क्या अर्थ है जब भीतर से तैयारी दिखाई